हेलो एंड वेलकम टू डीआरएस टॉपर्स लाइव। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब तक हमने पुर्तगालियों को कवर कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि डचों का आगमन कैसे होता है और डच का सेटलमेंट्स कैसे होता है, वहाँ पर एंग्लो डच राइवलरी दें, और फिर उसके बाद में डिक्लाइन कैसे होता है, कैसे डच जो है इंडिया से चले जाते हैं। फिर उसके बाद में इंग्लिश जो अंग्रेज़ आते हैं उनकी फैक्ट्रीज़ का सेटअप कैसे होता है, वो कैसे परमिशन लेते हैं, फर्रुख सियाज का फरमान क्या होता है, इस सब को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है। डच जिन्हें कि हॉलैंडर्स भी कहते हैं, मतलब हॉलैंड जो जगह है उसको भी डच कहते हैं, या फिर नीदरलैंड है तो वहाँ के लोगों को भी डच कहते हैं। तो डच की साइड से ईस्ट में वॉयज करने के लिए कई सारे लोग आते थे, उसमें से एक कॉर्नेलिस हाउटमैन थे। तो कॉर्नेलिस हाउटमैन विजिट करके गए थे सुमात्रा और बेंटम नाम की जगह पे। ठीक है। तो सुमात्रा और बेंटम नाम की जगह कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। ठीक है। इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागो है, वहाँ पर ये आइलैंड्स पाए जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है ना, नीदरलैंड में क्या होता है, 1602 में वहाँ पे जो भी कंपनीज होती हैं वहाँ पे उन कंपनीज का अमलगेमेशन होता है, मतलब सारी कंपनियाँ शामिल होकर मिलकर एक कंपनी बनाती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। उसको 1602 में उसका मतलब सेटअप होता है, और उन कंपनियों को मतलब इस तरीके से अधिकार मिल जाते हैं कि आप कहीं पर भी जाके किसी की टेरिटोरियल पोजीशन भी कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी क्षेत्र पर कब्जा भी कर सकते हैं और किले का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं एक नज़र में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि डच जो है ना, नीदरलैंड जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा लीस्ट नोन है। अगर बात यूके की होती तो, या फिर इंग्लैंड की होती तो वेल नोन है। तो जो उसकी लोकेशन है नीदरलैंड की, वो ये है। तो जो इससे रिलेटेड, डच से रिलेटेड, इनके सेटलमेंट से रिलेटेड सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इनका पहला सेटलमेंट कहाँ था। तो इनका पहला सेटलमेंट था मसूलीपट्टनम में। तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्नेलिस जो आए थे सुमात्रा आए थे, तो सुमात्रा यहाँ पे पड़ता है। तो अब हम देखेंगे, देखिए पहले जो पुर्तगाली आए थे वो कोचीन आए थे, लेकिन जो डच आए थे वो सबसे पहले मसूलीपट्टनम आए थे। मसूलीपट्टनम एक जगह है आंध्र प्रदेश में। तो ये इसलिए आए थे क्योंकि विजिट इनकी जो एक्सप्लोरर थे उनकी विजिट ही सुमात्रा में हो रही है, मतलब ईस्टर्न साइड में हो रही है। तो इसलिए आप याद कर सकते हैं इस तरीके से ये मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री का सेटअप हुआ था। उसके बाद में इनकी फैक्ट्रीज आगरा, कानपुर, मुर्शिदाबाद, बालासोर और कई सारे एरियाज में इनकी फैक्ट्रीज का सेटअप हो गया था। तो मतलब गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, हर जगह इनकी फैक्ट्री का सेटअप हो गया था। हालांकि इन्फ्लुएंस इनका इतना नहीं बढ़ पाया था, लेकिन हाँ फैक्ट्री का डाइवर्जन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जगहों पर हो गया था। देखिए वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ में इंडिया के एरिया में, मतलब ईस्ट में इंडिया के साथ में इनकी, इंडिया के साथ में नहीं, अंग्रेज़ों के साथ में इंडिया में इनकी राइवलरी तो थी, मतलब एक तरीके का प्रतिद्वंदता तो थी। लेकिन उसके बाद में जी एक अम्बाइना नाम की जगह है, ये ब्लडी वारफेयर में, मतलब एक तरीके से खूनी युद्ध में तब्दील हो जाती है। वहाँ क्या होता है, जो डच होते हैं वो अंग्रेज़ों के 10 आदमी मार देते हैं और 9 जापानी को मार देते हैं 1623 में। तो उसके बाद में अंग्रेज़ बदला लेते हैं और वहाँ पे रिटेलिएट करते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो उसकी रिटेलिएशन में अंग्रेज़ क्या करते हैं, बैटल ऑफ हुगली का एक तरीके से, मतलब जो बैटल ऑफ हुगली किया जाता है, मतलब किया नहीं जाता है कि मतलब वहाँ पे युद्ध होता है और अंग्रेज़ अटैक करते हैं, जिसके तहत क्या होता है, डचेस का बहुत सारा लॉस भी होता है। लेकिन होता क्या है, डच का जो मेन सोल पर्पस था ना वो कॉमर्शियल था। उनका ये पर्पस था ही नहीं कि हमको एम्पायर बिल्डिंग करनी है। तो उनका इंटरेस्ट जो था वहाँ के मसालों में था, मतलब इंडोनेशिया के मसालों में था और वहाँ के आइलैंड्स में था। तो वो स्पाइस आइलैंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो वो अपना जो क्लेम है ना इंडिया पे छोड़ देते हैं। फिर यही एंग्लो डच जो वॉर होता है, मतलब एंग्लो डच राइवलरी होती है, इसका एंड भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये डच जो होते हैं वो फोकस करने लगते हैं इंडोनेशिया वाले पार्ट पे, और अंग्रेज़ फोकस करने लगते हैं इंडिया पे कि हम अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन इंडिया में करेंगे। और डच कहते हैं कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे और यहाँ से मसाले ले जाएंगे और कॉलोनी बनाएंगे। ये बात की बात है। ठीक है। तो इनका प्राइमरी जो फोकस था वो प्रॉफिट सीकिंग था, मतलब प्रॉफिट को जनरेट करना था। और अंग्रेज़ कहीं ना कहीं चाहते थे कि यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाया जाए। तो डचों का इस तरीके से अंत हो जाता है। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ आते हैं। तो अंग्रेज़ों के आने के लिए जो फ्रांसिस ड्रेक थे ना, तो 1580 के आसपास ये एक्सप्लोरर जो रेनेसां का दौर चल रहा था, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो उसके तहत वो वॉयजेस कर रहे थे और जो ईस्ट था उसको देख रहे थे कि ईस्ट वर्ल्ड कैसा है। और वहीं पर क्या होता है, इंग्लैंड की विक्ट्री हो जाती है स्पेनिश आर्माडा में। स्पेनिश एक आर्माडा है अटलांटिक में, वहाँ पर इनकी विक्ट्री हो जाती है। तो उसको वो कैप्चर करते हैं, वहाँ पे बेस बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए, और अपने सेलर्स को इनकरेज करते हैं कि हाँ आप वेंचर आउट करिए ईस्ट में। उसके बाद में क्या होता है, इनको पता लगता है कि जो पुर्तगाली हैं वो ईस्टर्न ट्रेड से, मतलब जो पूर्वी व्यापार है उसके तहत बहुत सारा
मतलब लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेज भी चाहते हैं कि हम भी उसमें से कुछ हिस्सा बनाएं। तो उसी के तहत 1599 में, देखो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटअप में होता है जब इनको चार्टर मिल जाता है, उससे पहले क्या होता है, जब मर्चेंट एडवेंचरर की नाम से एक कंपनी बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कि ये प्रेसिडेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो मर्चेंट्स वाली कंपनी के बाद में क्या होता है, ये क्वीन एलिजाबेथ होती है, इसको एक, इन लोगों को जो व्यापारी वर्ग होता है उसको एक चार्टर मुहैया कराती है या फिर एक चार्टर उपलब्ध कराती है। उसका उसके तहत कंपनी का नाम रखा जाता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। तो ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन होता है और यहाँ ये कंपनी आती है और किस तरीके से सेटअप करती है। देख, तो सबसे पहले वेस्ट में और साउथ में मतलब फुटहोल्ड के लिए कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के टाइम में, ठीक है। तो ये कैप्टन हॉकिंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता कर चुका है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे। तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। कब आए थे, 1609 में आए थे। बट द मिशन टू इस्टेब्लिश द फैक्ट्री एट सूरत डिडंट सक्सीड। तो इसके बाद में जो सूरत में इनका मिशन था कि फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना है, तो वो तो सक्सीड नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी सारा अपोजिशन देखने को मिलता है, पुर्तगाली भी अपोज करते हैं। तो हॉकिंस जो है आगरा में आते हैं ना, तो आगरा को लीव कर देते हैं, जहांगीर के दरबार से चले जाते हैं 2 साल बाद, मतलब 1611 में। तो क्योंकि पुर्तगालियों ने जहांगीर को अच्छे से इम्प्रेस कर रखा था, तो उसमें कैप्टन हॉकिंस फेल हो जाते हैं। तो उस देखिए फैक्ट्री सेटअप करने की इनको परमिशन तो नहीं मिलती है सूरत में, लेकिन ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम में 1611 में इनका ट्रेड शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में अल्टीमेटली वहाँ पे फैक्ट्री का सेटअप भी होता है। तो उसके बाद में 1611 में, देखिए 1609 में आए थे विलियम हॉकिंस, ठीक है। उसके बाद में कैप्टन हॉकिंस आए थे, फिर उसके बाद में थॉमस बेस्ट आते हैं, और थॉमस बेस्ट जो होते हैं पुर्तगालियों को सूरत में हरा देते हैं। उससे इम्प्रेस होके वहाँ पर इनको परमिशन मिलती है फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की। तो फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर थॉमस एलवर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1612 में जो थॉमस बेस्ट नाम का बंदा होता है वो पुर्तगालियों को हराकर, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे जहांगीर को इम्प्रेस करता है, और जहांगीर उसके बाद में परमिशन देते हैं कि हाँ आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कि आप और उसके बाद में अंग्रेज़ फैक्ट्री का सेटअप करते हैं। थॉमस एलवर्थ उसको हेड करते हैं, और सूरत में इस तरीके से इनको परमिशन ग्रांट हो जाती है। उसके बाद में देखिए 1612 में आए थे थॉमस बेस्ट, तो उनको जो है सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद में क्या होता है, अब नेक्स्ट बंदा आता है थॉमस रो। थॉमस, देखिए सबसे पहले कौन आया, विलियम हॉकिंस आया, उसके बाद में बेस्ट आए, थॉमस बेस्ट। तो मैं हॉकिंस, बेस्ट, उसके बाद में रो, ठीक है। तो बेस्ट, हॉकिंस, रो, इसको याद करना पड़ेगा कि क्रोनोलॉजी में कौन कौन सा एम्बेसडर किस किस तरीके से आया था। तो थॉमस रो ऐसे एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन आए थे और जहांगीर के कोर्ट में रुकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कोई कॉमर्शियल ट्रीटी नहीं हो पाती है। ही वॉज अनेबल टू सिक्योर एनी कॉमर्शियल ट्रीटी, तो उसका तो लाभ नहीं ले पाते हैं, लेकिन इनको कुछ प्रिविलेज मिल जाती हैं, जैसे आगरा में फैक्ट्री सेटअप करना। इस सूरत में तो इनकी फैक्ट्री हो गई थी, अब इनको आगरा में फैक्ट्री चाहिए थी, और अहमदाबाद में और बरोच में इसके कुछ विशेषाधिकार मिल जाते हैं कि यहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे। देखिए फैक्ट्री कैसी होती थी कि जैसे यहाँ से कोई रॉ मटेरियल ले जाके जाना है या फिर फाइनल गुड्स लेके जाने हैं, तो यहाँ पर अगर किसी एक जगह पर अगर उसको इकट्ठा कर दिया और यहाँ से शिपिंग करके लोड करके अगर इंग्लैंड भेज दिया, तो उसको फैक्ट्री कहते थे उस जगह को। फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, बस सामान इकट्ठा हो जाता था और उसको बल्क में कहीं सेंड कर दिया जाता था, तो उसको फैक्ट्री कहते थे, ठीक है। अगर राइवलरी के टर्म में देखा जाए तो इंग्लिश कंपनी की शुरुआत बहुत स्मूथ नहीं थी, तो इनको भी कंटेंट करना पड़ता था। जैसे पुर्तगाली पहली बार में जब विलियम हॉकिंस आते हैं तो जहांगीर पुर्तगालियों का साथ दे देते हैं। उधर डच राइवलरी भी इनके साथ में होती है, क्योंकि डच भी काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। मतलब एम्बोयना में आपने अभी देखा है किस तरीके से वहाँ पर इनके लोगों को मार दिया जाता है, तो इनके लिए भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रही थी शुरुआती दौर में। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिचुएशन को अपने तरफ मोड़ लिया, मतलब अब अपनी तरफ बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाई, मतलब सब तरीके के इन्होंने तरीके अपना के सिचुएशन जो भी थी उनको अपने फेवर में कर लिया। तो उसी का एक पार्ट ये भी है कि जब चार्ल्स, एक इनके चार्ल्स होते हैं, प्रिंस चार्ल्स, उनकी शादी होती है कैथराइन से। कैथराइन कौन होती हैं, वो पुर्तगाल की प्रिंसेस होती हैं, और चार्ल्स कौन होते हैं, वो प्रिंस होते हैं अंग्रेज़ वाले, मतलब इंग्लिश अंग्रेज़ होते हैं। तो किंग चार्ल्स सेकेंड जो होते हैं, बॉम्बे को अंग्रेज़ों को दहेज में दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कब अंग्रेज़ को बॉम्बे दहेज में मिलता है या फिर डॉवरी में मिलता है, तो 1662 में मिलता है। ये डेट आप याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है।
तो जैसे ही बॉम्बे मतलब 1662 में अंग्रेज़ों को मिल जाता है डाउरी में, मतलब प्रिंस चार्ल्स की शादी के बाद में, तो उसके बाद में ये क्या करते हैं, अपनी जो हेडक्वार्टर होता है ना सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट होता है 1687 में। उसके बाद में जो इनकी राइवलरी रहती है ना दो लोगों से, एक तो डच और एक पुर्तगाली, तो डचों से और पुर्तगालियों से इनकी राइवलरी अब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जो इनके दो बड़े दुश्मन थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये कहते हैं ना, अब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि हाँ दो दुश्मन को निपटा लिया। इसके बाद में फ्रेंच आते हैं, तो फ्रेंच से इनकी राइवलरी आगे पनपती है, उसको आगे लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी इनको रिलैक्स फील हो रहा था और इनको बस यही फील हो रहा था कि बस नाम रहेगा अंग्रेज़ों का, तो ऐसा कुछ फील ले रहे थे इस टाइम पर ये। तो उसके बाद में सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं अंग्रेज़, अब ये अपना फुटहोल्ड जमाना चाहते हैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल एक प्रोस्पेरस स्टेट होता है। वहाँ पर देखिए आप जूट का प्रोडक्शन होता था, ऊपर साइड में चले जाएं अगर आसाम साइड में ऊपर से, या फिर दार्जिलिंग के एरियाज़ में चले जाएं तो टी का प्रोडक्शन होता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक प्रॉफिट सीकिंग एरिया था इंग्लिश मर्चेंट्स के लिए, और उतना ही इम्पोर्टेंट था मुगल्स के लिए। तो मुगल्स भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे और अंग्रेज़ भी पूरी तरीके से लगे हुए थे कि इसको अपने अंडर कैसे लिया जाए। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। वहाँ पे शाह शुजा नाम का एक मतलब एक रूलर होता है, रीजनल रूलर होता है, सूबेदार होता है बंगाल में। तो उससे ट्रेड की परमिशन लेते हैं और 3000 रुपए के टन में, और इस तरीके से फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ये शुरुआती दौर में इसी तरीके से करते थे कि हाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उसके बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते थे, यही सारा सब कुछ होता है। तो ये इसमें नाम ना बहुत सारे नाम आएंगे और उसको याद करने का बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला शेप की तरह है कि इसको शेप को तोड़ने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन हमको जब नीचे अवेलेबल चीज़ है तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हुए चलते हैं और इसको क्वेश्चन वाले पार्ट में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसको वहाँ कवर कर लेंगे। तो जो शाह शुजा से या फिर शाइस्ता खान से इन्होंने जो भी ट्रेटी कर दी, उसका फाइनली होता क्या है? फाइनली ये होता है इनको ज़मींदारी मिल जाती है सुल्तानुती, गोविंदापुर और कालीकता नाम के गांव की। ठीक है, तो उसके एवज में इनको क्या, उसके पेमेंट में क्या देना पड़ता है इनको? 1200 रुपये एनुअली देना पड़ते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पे क्या करते हैं ना, ये अपना फुटहोल्ड जमाने के लिए एक फोर्ट विलियम नाम का एक फोर्ट बनवाते हैं और उसके प्रेसिडेंट होते हैं चार्ल्स एयर। ठीक है, जब फोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो ये और निगोशिएशन करते हैं जो भी मुग़ल एम्परर होता है फर्रुख सियार। तो फर्रुख सियार 9th मुग़ल एम्परर होता है जो कि जहांगीर शाह के बाद में आता है। तो उसके कोर्ट में जॉन सरमन एक नाम का एक आदमी जाता है, वहाँ से एक फरमान को हासिल करता है। ठीक है, उस फरमान के तहत बहुत सारी इनको प्रिविलेज मिल जाती हैं। कौन कौन सी स्टेट में प्रिविलेज मिलती है? बंगाल में मिलती है, गुजरात में मिलती है और हैदराबाद में मिलती है। तो इस फरमान को ये कहा जाता है कि ये मैग्ना कार्टा है, मतलब अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों की कंपनी के लिए, क्योंकि ये साम्राज्यवाद की शुरुआत इसी फरमान के बाद शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिल जाती है, कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिल जाता है। इवन हद तक ये थी कि जो कॉइन होते थे ना उनको मिंट करने की परमिशन मिल जाती है, और वो कॉइन मिंट किए हुए अंग्रेज़ों के वो पूरे देश में वैलिड होते हैं। तो इस तरीके की बेवकूफ़ी फर्रुख सियार करते हैं यहाँ से अंग्रेज़ों के साथ में एक एग्रीमेंट करके। देख लेते हैं किस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हुए थे। तो पहले तो जो भी ना कस्टम ड्यूटीज़ होती थी कि आप कितना इंपोर्ट करेंगे कितना एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसको इन्होंने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में बदल लिया था कि हम आपको 3000 रुपये एनुअली देंगे और हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं कितना इंपोर्ट करते हैं इससे आप हमें छूट दे दीजिए। तो इसके तहत क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी अपने फेवर में था वो किया, और एक परमिशन इनको मिल गई कि दस्तक इशू करने की। दस्तक इशू करने का मतलब ये होता था कि कोई भी कमोडिटी का अगर परिवहन होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो ये कंपनी वहाँ पर पासिस या फिर दस्तक को इशू करती थी उसके परिवहन के लिए या फिर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, कंपनी को छूट मिल गई। वहाँ पर जो भी कलकत्ता के अराउंड में लैंड थी तो वहाँ पर वो कंपनी रेंट पे दे सकती है, किराए पे दे सकती है। उसके बाद में क्या हुआ, हैदराबाद में इनको जो ड्यूटीज़ थी, ट्रेड पे जो टैक्स लगता था उससे इनको एग्जम्पशन मिल गई, और सूरत में इन्होंने 10,000 रुपये के एनुअल पेमेंट के बदले में वहाँ पर जो भी टैक्स लगता था या ड्यूटीज़ लगती थी उससे इनको एग्जम्पशन मिल गई। फाइनली इनको सबसे बड़ा जो पॉइंट मिला था वो यही मिला था, ये कॉइन को मिंट कर सकते थे बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ अब कॉइन अपने मिंट कर सकते हैं, और वो जो कॉइन अंग्रेज़ बनाएंगे वो सारे देश में वैलिड होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि जॉन सरमन ने अंग्रेज़ों को दिलवाया था फर्रुख सियार से। तो कभी कभी मतलब मन में आता है कि किस तरीके के कॉइन रहे होंगे, तो आप एक लुक ले सकते हैं कि किस तरीके के कॉइन वहाँ पर मतलब
मिंट होना शुरू हुए थे। हालांकि वो अरबी फ़ारसी में जैसे चलते थे वैसे ही चलते थे, लेकिन हाँ, इसका मिंट करना जो है अंग्रेज़ों ने ही शुरू किया था। तो ये देख सकते हैं उस पर शाहजहाँ सेकंड का मतलब नाम लिखा हुआ होता था, और ये इस तरीके के कॉइन मिंट हुए थे। तो इसकी परमिशन इनको मिली थी 1717 में, तो जो पहला कॉइन मिंट हुआ था 1719 में हुआ था। तो देख लेते हैं भाई फर्रुख सियार के बारे में, थोड़ी सी पीएचडी कर लेते हैं यहाँ पर, हालांकि हमको करनी नहीं चाहिए थी। ये जो होते हैं 9th मुग़ल एम्परर होते हैं फर्रुख सियार, जो फरमान, एक ऐसा फरमान देते हैं जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में। और ये जो है जहांगीर शाह के बाद में आते हैं, और इनके सक्सेसर होते हैं रफ़ीउद दराजात। ठीक है, तो रफ़ीउद दराजात जब ये कॉइन मिंट होता है ना, तो उसमें जो शाहजहाँ सेकंड होते हैं वो रफ़ीउद दराजात ही होते हैं। तो ये परमिशन तो 1717 में देते हैं, लेकिन 1719 में पहला कॉइन मिंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, इंग्लिश रेवोल्यूशन होता है 1688 में। तो जो विक्स नाम के वहाँ पर भी मतलब डिवीज़न हो सकते हैं, तो जो अपोजिशन था उसको एक मतलब एक इनकरेजमेंट मिलता है वहाँ के लोगों से कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसके तहत क्या होता है, वो भी विलियम नॉरिस नाम का एक आदमी औरंगज़ेब के पास आता है। फिर वहाँ क्या होता है ना, क्राउन और पार्लियामेंट के दबाव में आकर जो भी राइवल लोग थे उनको भी मर्ज कर दिया जाता है, जो वहाँ की प्रेजेंट कंपनी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट था, मैंने बता दिया कि वहाँ पे जो भी राइवल कंपनी आती है तो उसको फाइनली मर्ज कर दिया जाता है। जितनी भी कंपनी आती रहती हैं जो राइवल्स होते हैं उनको एक ही कंपनी में मर्ज कर दिया जाता है, क्राउन के अंडर में या फिर पार्लियामेंट के अंडर में। तो जो इंग्लिश इंडिया में आए थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप हुआ था, तो उसकी हम एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। तो देखिए 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है, उसको मतलब कंपनी जो क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर मिलता है। उसके बाद में 1609 में विलियम हॉकिंस आते हैं सूरत में मतलब फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन वो परमिशन उनको नहीं मिल पाती है। फिर उसके बाद में कैप्टन मिडिलटाउन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ सूरत, तो ट्रेड करने की इनको परमिशन मिल जाती है 1611 में। उसके बाद में एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थॉमस बेस्ट आते हैं ना, तो वो फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट कंपनी इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है। कब मिलती है भाई, 1613 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है सूरत में। उसके बाद में थॉमस रो आते हैं जो कि एम्बेसडर होते हैं किंग्स जेम्स के, वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और वहाँ से 2 फरमान मतलब इशू करा लेते हैं, ट्रेड कराते हैं। मतलब जो भी वहाँ पे टोल लगता था ना, तो उसको फ्री ट्रेड के लिए वहाँ पर मतलब ये पासेस बनवा लेते हैं अपने। 1616 में क्या होता है, द कंपनी इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ, तो पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में बन गई थी 1613 में। फिर उसके बाद में जो दूसरी फैक्ट्री बनती है मसूलीपट्टनम में बनती है। मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, अभी हमने पढ़ा था, वो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर डच की पहली फैक्ट्री लगती है। फिर उसके बाद में 1632 में कंपनी गॉट द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोंडा। फिर उसके बाद में एक गोल्डन फरमान मिलता है और उनके ट्रेड में बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आती है और सेफ्टी का इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योर हो जाती है उनकी उस गोल्डन फरमान के तहत। ये क्या करते थे, एक होलसम मनी दे देते थे। उसके तहत क्या होता था कि ये एनुअली मतलब सारा ट्रेड करते रहते थे, और मतलब जो पहले टैक्स लगता था ना वो पर कमोडिटी लगता था, पर ट्रांसपोर्टेशन लगता था, वो इसको अवॉइड करते थे। वो कहते थे हम कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि हम माल जो है जितना चाहेंगे ले जाएंगे, आपको ये फिक्स अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा। तो इस पे जो है ना ये सुल्तान और ये लोग भी मान भी जाते थे इस तरीके से। फिर 1633 में क्या होता है कि ये द कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट इन द ईस्ट उड़ीसा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि वेस्टर्न साइड में इनकी जो पहली फैक्ट्री का सेटअप हुआ था वो हुआ था सूरत में, और अगर ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो इनकी मसूलीपट्टनम में बनती है। ठीक है, मतलब सदर्न साइड में, साउथ ईस्ट में मसूलीपट्टनम, और ईस्टर्न साइड में फिर उसके बाद में पहली फैक्ट्री लगती है इनकी बालासोर उड़ीसा में। फिर उसके बाद में 1639 में कंपनी गॉट द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम अ लोकल किंग, तो वहाँ पे लीज पे मद्रास मतलब कंपनी गॉट द लीज ऑफ मद्रास, तो मद्रास इनको मिल जाता है। ठीक है, वो लोकल किंग इनको परमिशन दे देता है। फिर 1651 में कंपनी वाज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली, फिर इनको परमिशन मिल जाती है हुगली में बंगाल में ट्रेड करने की थी। फिर उसके बाद में 1662 में एक बहुत मेजर इवेंट होता है कि जो बॉम्बे होता है, एक बहुत मेजर पोर्ट होता है पुर्तगालियों का, तो वो कैथराइन ऑफ ब्रिगेंजा जो होती है उसकी शादी चार्ल्स से हो जाती है। चार्ल्स जो होता है अंग्रेज़ होता है, जो कैथराइन होती है वो पुर्तगाली होती है। तो उसका बाप जो होता है बॉम्बे को एज ए डाउरी अंग्रेज़ों को दे देता है 1662 में। तो ये 1662 में, उसी के बाद कंसिक्वेंटली क्या होता है 1687 में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी होती है उसकी कैपिटल या फिर हेडक्वार्टर वो बॉम्बे बन जाता है सूरत की जगह पे। ठीक है, तो वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर औरंगजेब गेव द
इंग्लिश अ फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल। तो उसके बाद में औरंगजेब भी एक फरमान इशू करते हैं, बंगाल में आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फाइनली क्या होता है 1717 में, मतलब इसमें औरंगजेब की मौत हो जाती है यहाँ पे 1705 में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में जहांगीर शाह आता है, उसके बाद में फर्रुखसियार आता है। तो फर्रुखसियार एक फरमान इशू करता है और जो कि कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कराया जाता है, बहुत सारी प्रिविलेज देता है और कॉइन्स को मिंट करने की परमिशन देता है। तो ये इस तरीके से टाइमलाइन रहती है कंपनी की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने सजेशन कोई भी दे सकते हैं मुझे, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, या फिर आपको जो चीज़ ठीक लगती हो, या फिर किस चीज़ को जो पॉइंट अच्छा लगता हो, वो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।